तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेम चैप्टर का सेम बुक का पार्ट सेकंड। ठीक है, BHIC 142 का पार्ट सेकंड है ये। आपको ऑलरेडी मैं मोस्ट फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 पॉइंट्स करवा चुका हूँ। ठीक है, 20 टॉपिक्स कवर करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं आप, और साथ ही यहाँ से भी और देख सकते हैं, ताकि इससे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट जो हमारा हुआ है अशिकागा शासन का उदय। तो कामाकुरा शासन के बाद जो स्थापना हुई, जो स्टार्ट हुआ, वो था काशिकागा शासन। ठीक है, और इस काल में बेसिकली जो सैन्य शासन व्यवस्था थी ना पहले, वो जारी रखी गई सेम। बट राजनीति की बात करें तो अब पहले की तुलना में केंद्रीकृत कम हो गया। ठीक है, केंद्रीकृत यानी कि जो अधिकार होते थे पहले केंद्र के, वो कम हो गए। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय शक्तियाँ और स्थानीय शासकों का प्रभाव बढ़ गया, जिससे कि स्थानीय प्रशासन मजबूत हुआ। और ये काल जापान में नई राजनीतिक संरचनाओं और सामाजिक परिवर्तनों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो अशिकागा शासन जो है वो 1336 में स्थापित हुआ। सैन्य शासन का दूसरा प्रमुख चरण था ये। ठीक है, स्थानीय दायित्वों की बात करें तो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में प्रभावशाली बन गए थे ये लोग। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय शक्तियों का विकास। तो अधिकांश काल में स्थानीय शासनों और सैन्य नेताओं का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, इससे राजनीतिक एकता कमजोर हुई। कई क्षेत्रों में स्वतंत्र शक्ति केंद्र का विकसित हुए। ठीक है, स्थानीय शासनों ने अपने क्षेत्रों में नियंत्रण बढ़ाया, जिससे कि जापानी राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धी और जटिल बन गई। ठीक है, बेसिकली क्या था इसमें कि यहाँ पे अधिकांश काल में राजनीतिक शासनों ने क्या करा, सैन्य नेताओं का महत्व बढ़ा दिया। ठीक है, यानी जो सेना का जो नेता वगैरह हुआ करते थे, उनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया, और इससे क्या हुआ, राजनीतिक एकता जो थी वो कमज़ोर हो गई, है ना। और इस क्षेत्रों में स्वतंत्र शक्ति केंद्र के विकसित हुए, और साथ ही स्थानीय शासकों ने अपने क्षेत्रों में नियंत्रण बढ़ाया, जिससे कि जापानी राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धी यानी कि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जटिल बन गई। ठीक है, ये समय क्षेत्रीय शक्तियों के विकास और नए राजनीतिक संघर्षों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। उदाहरण के लिए देखिए तो दाइमेयो शक्तिशाली क्षेत्रीय शासक थे, और सेगोकू काल जो था वो क्षेत्रीय संघर्षों का समय माना जाता है। नेक्स्ट है जापान में सामाजिक परिवर्तन। तो राजनीतिक परिवर्तन के साथ जापानी समाज में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, व्यापार, कृषि, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। ठीक है, और इन परिवर्तनों ने पारंपरिक शक्ति संरचना में बदलाव दिखाई, और समाज में नए वर्गों का प्रभाव बढ़ने लग गया। उदाहरण के लिए देखें तो व्यापारी वर्ग जो था वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए, आर्थिक रूप से मजबूत हुए। सामुराई वर्ग जो थे वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यापार और आर्थिक विकास। तो इस अवधि में व्यापार और बाजार का विस्तार हुआ, स्थानीय और बाहरी व्यापार दोनों में वृद्धि हुई, यानी कि जो इंटरनल या और आउट जो भी था, दोनों ही अच्छे चल रहे थे। ठीक है, आंतरिक और बाहरी दोनों विकास अच्छे चल रहे थे, जिससे कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत हुई। व्यापार के विकास से शहरों का विस्तार हुआ। ठीक है, यानी बेसिक सी बात है, अगर अच्छा व्यापार चल रहा है किसी क्षेत्र का तो वहाँ का विकास होता है। तो वैसे ही करके शहर ज़्यादातर यूज़ होते थे किसके लिए, व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए उन जगहों का विकास हुआ। समाज में नए आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन तेजी से आए। उदाहरण देखें तो बाजारों का विकास हुआ, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि जिसको बोला जाता है। बंदरगाह व्यापार हुआ, जिसमें कि बाहरी व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई एरोप्लेन थोड़ा ना होता था, उस टाइम पे क्या होता था, ज़्यादातर या तो रोड के सहारे, सड़क के सहारे, या दूसरा नदी के सहारे काम होता था, नदी या फिर समुद्र के सहारे। तो उसके लिए बंदरगाह जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब आता है जापान में नागरीकरण। तो व्यापार के विकास के साथ जापान में नगरों का विस्तार हुआ। शहर प्रशासन, व्यापार, सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रमुख केंद्र बन गए। ठीक है, नागरीकरण के कारण
नागरीकरण के कारण क्या हुआ, आर्थिक विकास तेज हो गया, समाज अधिक संगठित तथा गतिशील बन गया और इससे नए सामाजिक वर्गों और जीवन शैली का विकास भी हुआ। ठीक है, उदाहरण देखिए तो क्योटो। ठीक है, क्योटो क्या है, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। व्यापारिक नगर की बात करें तो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए ये। नेक्स्ट है टोकुगावा शासन की स्थापना। तो टोकुगावा शासन जो था वो जापान के इतिहास में स्थिरता और राजनीतिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और इस शासन ने लंबे समय तक शांति बनाए रखी और प्रशासन को मजबूत किया और इससे जापान में केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई और सामुराई वर्ग का जो प्रभाव था वो बना रहा और इस काल में सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक विकास को भी बहुत बढ़ावा मिला था। ठीक है, उदाहरण के देखिए तो टोकुगावा शोगुनेट जो था वो 1603 में आया, जिसका क्या जो था क्या सैन्य शासन की स्थापना करी उन्होंने। एडो काल की बात करें तो शांति और स्थिरता का समय माना जाता है। नेक्स्ट है 27, इसमें क्या है, टोकुगावा प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो टोकुगावा शासकों ने प्रशासन को व्यवस्थित और नियंत्रित बनाया। उन्होंने स्थानीय शासकों पर नियंत्रण स्थापित किया और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी। ठीक है, और इस शासन के टाइम पे मुख्य उद्देश्य केंद्रीय शक्तियों को मजबूत करना था और पूरे जापान में प्रभावी प्रशासन स्थापित करना था। उदाहरण के लिए देखिए तो दाइम्यो नियंत्रण स्थानीय शासकों पर निगरानी रखने का काम करता था। सांकिन कोताई व्यवस्था की बात करें तो शासकों को नियंत्रित करने की नीति थी। ठीक है, ताकि कोई भी शासक अपने मन मर्जी से कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत डिसीजन ना ले। ठीक है, अपनी मर्जी ना चलाए, इस टाइप से चीज़ें उनको कंट्रोल करने के लिए था। जापान की पृथकतावादी नीति की बात करें तो टोकुगावा काल में जापान ने सीमित विदेशी संपर्क की नीति अपनाई थी। ठीक है, बहुत ही सीमित था उस टाइम पे, जिससे कि साकोकू पृथकता नीति कहा गया। ठीक है, किसको, साकोकू पृथकता नीति, यानी साकोकू को ही पृथकता नीति कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य था बाहरी प्रभावों को नियंत्रित करना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और इस नीति के कारण जापान लंबे समय तक विदेशी प्रभावों से दूर रहा। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बाहर से ज़्यादा कॉन्टेक्ट करोगे तो बाहर वालों को पता चलेगा कि आपके वहाँ पे क्या चल रहा है, बट अगर आप उससे कॉन्टेक्ट ही नहीं करोगे या बहुत कम कॉन्टेक्ट करोगे तो उनको क्या पता चल रहा है। तो उसी वजह से क्या हुआ, इनके यहाँ पे बहुत टाइम तक शांति बनी रही। ठीक है, विदेशी प्रभाव से दूर रहे, लेकिन आंतरिक विकास और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिल गई। ठीक है, यानी बाहर से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जो इनसाइड ही क्या था, चीज़ें मजबूत हो रही थी। ठीक है, इंटरनली चीज़ें अच्छी हो रही थी। साकोको नीति तो विदेशी संपर्क पर नियंत्रण था। डच व्यापार की बात करें, सीमित विदेशी व्यापार का माध्यम बन गया ये। ठीक है, यानी बहुत सीमित होता था। फिर जापानी अर्थव्यवस्था का विकास, तो कृषि, व्यापार और उत्पादन में वृद्धि से जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। बाजारों का विस्तार हुआ, आर्थिक गतिविधियों में विविधता आई और इस विकास से शहरों का विस्तार हुआ, नए व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ और सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जैसे कि कृषि विकास की बात करें तो उत्पादन में वृद्धि आई, व्यापारी वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से अधिक प्रभावशाली बन गए वो। नेक्स्ट है शिक्षा और बौद्धिक विकास। तो टोकुगावा काल में शिक्षा का विस्तार हुआ। ठीक है, इस टाइम शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और ज्ञान के नए केंद्र विकसित हुए। अध्ययन, लेखन, बौद्धिक गतिविधियों ने जापानी समाज को अधिक संगठित और जागरूक बनाया। शिक्षा के विकास से लोगों में ज्ञान, विचार और सामाजिक समझ बढ़ गई, जिससे कि जापान के सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो तेराकोया विद्यालय, ठीक है, ये जो उस टाइम बनाया गया था, सामान्य लोगों की शिक्षा के केंद्र बन गए ये। कन्फ्यूशियन विचार, इसका मतलब क्या था, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता था ये। नेक्स्ट है
पॉइंट नंबर 31, तो मेजी पुनर्स्थापन, मेजी पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन जिसको कहते हैं, तो ये 1868 की मेजी पुनर्स्थापना जापान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। यानी कि जो मेजी पुनर्स्थापना की अगर बात करें तो कब स्थापित हुआ ये, 1868 में। और इस परिवर्तन ने जापान को सामंती व्यवस्था से आधुनिक राष्ट्र की ओर बढ़ाया। इसके बाद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए और इस काल में आधुनिक शिक्षा, उद्योग और मजबूत केंद्रीय शासन का विकास हुआ। ठीक है, जिससे जापान एक शक्तिशाली आधुनिक देश बन गया। ओके, यानी कि अच्छा खासा विकास हुआ वहाँ से, जिसके बाद फिर वो शक्तिशाली आधुनिक देशों में काउंट होने लग गया। उदाहरण के देखें तो मेजी काल जो है 1868 में हुआ, जिसने क्या करा, आधुनिक जापान की शुरुआत की। और औद्योगिकरण की बात करें तो जापान के आर्थिक विकास का आधार बना ये। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधारने का। जापान का आधुनिकरण अभी हमने सेम पढ़ा ना शायद, चलिए देखते हैं। तो मेजी काल में जापान ने उद्योग, प्रशासन, शिक्षा और सेना का आधुनिकरण किया। जापान ने पश्चिमी देशों से नई तकनीकें और संस्थाएं अपनाई। ठीक है, यानी कि अब क्या करा उन्होंने, आधुनिकरण के टाइम पर उन्होंने जो कि पश्चिमी देश थे उनसे उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट बढ़ाया और उनकी चीज़ें, जो तकनीकें थी वो अपनाई। ठीक है, उनकी जो संस्थाएं थी उनके बारे में जाना समझा, लेकिन उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदला। ठीक है, यानी कि उन्होंने चीज़ें वहाँ से ली, बट जब उनको लगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने उसको आवश्यकता अनुसार बदल दिया। और इन सुधारों से जापान एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हो गया। औद्योगिकरण देखें तो कारखानों और उत्पादन का विकास हुआ। इससे आधुनिक सेना की बात करें तो पश्चिम तकनीक और आधारित सैन्य सुधार हुए। पॉइंट नंबर 33 देखें तो औद्योगिक विकास की बात करता है ये। औद्योगिकरण ने जापान की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया। कारखानों की स्थापना, उत्पादन में वृद्धि और नई तकनीक के विकास से जापान एक आधुनिक शक्तिशाली केंद्र बन गया था। ठीक है, बनने लगा। उद्योगों के विस्तार से रोजगार बढ़ा, शहरों का विकास हुआ और जापान का वैश्विक व्यापार में महत्व बढ़ गया। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो कारखाना उद्योग हो गया, जिसमें कि उत्पादन बढ़ने का मुख्य आधार था ये। और तकनीकी विकास की बात करें तो आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक बनाए। अब आता है सैन्य आधुनिकरण, यानी कि सेना में कैसे सुधार है। तो मेजी काल में जापान ने आधुनिक सेना का निर्माण किया, सैन्य संगठन, प्रशिक्षण और तकनीक को मजबूत बनाया। ठीक है, मजबूत किया, जिससे कि जापान की जो रक्षा क्षमता थी वो बढ़ गई। और इन सुधारों के कारण जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। उदाहरण के लिए देखें तो आधुनिक सेना पश्चिमी तकनीक और प्रशिक्षण पर आधारित थी। सैन्य सुधार की बात करें, जापान की शिक्षा शक्ति बढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार बना। ठीक है, जापान की शक्ति बढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार बना। नेक्स्ट है 35, राष्ट्रवाद का विकास। तो यहाँ क्या, आधुनिक जापान में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में विकसित हुआ। राष्ट्रीय एकता, मजबूत आधुनिक राज्य और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी विचारों का उपयोग किया गया। बेसिकली राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम, विश्वास। तो मेजी काल में राष्ट्रवाद ने जापान के विकास और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजी राष्ट्रवाद की बात करें तो आधुनिक जापान के निर्माण का आधार बनाई है। राष्ट्रीय एकता, लोगों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जोड़ने का प्रयास था ये। ठीक है, अब आता है 36, साम्राज्यवाद और जापान। तो आधुनिकरण के बाद जापान ने अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का विस्तार शुरू कर दिया। जापान ने एशिया में अपनी शक्ति और स्थिति को मजबूत करने के लिए साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई, जिससे कि जापान एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी उभरा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रभाव बढ़ गया।
उदाहरण के लिए देखिए तो जापानी साम्राज्यवाद प्रभाव और क्षेत्र विस्तार की नीति थी, और एशिया में विस्तार का मतलब था जापान की बढ़ती राजनीतिक शक्ति, यानी कि एशिया की तरफ जब धीरे धीरे के आने लग गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि वहाँ की जो शक्ति थी वो बढ़ चुकी है, जापान जो और शक्तिशाली हो चुका है। तो जापान और पश्चिमी प्रभाव, अगर इसकी बात करें तो जापान ने आधुनिकीकरण के समय पश्चिमी देशों से तकनीक, शिक्षा और प्रशासनिक मॉडल अपनाए थे, लेकिन जापान ने इन प्रभावों को अपनी संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुसार बदल दिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना ये चीज़, और इस संतुलन ने जापान को आधुनिक विकास के साथ अपनी संस्कृति पहचान पहचान रखने में बहुत सहायता करी, ठीक है। यानी कि चीज़ें उन्होंने दूसरे देशों से अपनाई, दूसरे राष्ट्रों से अपनाई, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया, हम कह सकते हैं, ठीक है। उससे उन्होंने नई तकनीकें बनाई, चीज़ें सीखी और नया इन्वेंशन किया। उदाहरण देखिए तो पश्चिमी तकनीक, जिसमें कि उद्योग और शिक्षा के विकास में उपयोग आया, ठीक है। जापानी संस्कृति की बात करें तो आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को बनाए रखना, यानी कि आधुनिक बनो, ठीक है, आपको डेवलप होना है, बट अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो सीख है उसको नहीं भूलना है, इस टाइप से चीज़ें। और अब आता है 38 आधुनिक जापानी समाज। तो यहाँ क्या है, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण जापानी समाज में बड़े बदलाव आए। शिक्षा के विस्तार, शहरीकरण और नए सामाजिक वर्गों के विकास से आधुनिक जापानी पहचान थी वो बनी, ठीक है। और इन परिवर्तनों ने जापान को एक संगठित, शिक्षित और आधुनिक समाज के रूप में विकसित करने में सहायता की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, आधुनिक जापानी समाज में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आए, ठीक है, जिससे कि शहरीकरण में विकास हुआ, शिक्षा में विकास हुआ, ठीक है, और विस्तार हुआ, और नए जो सामाजिक वर्ग थे उनका भी विकास हुआ, उभर के सामने आए। अगर उदाहरण देखें तो शहरीकरण, जिसमें कि शहरों और आधुनिक जीवन शैली का विकास हुआ। शिक्षा की बात करें तो ज्ञान और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला। अब है पॉइंट नंबर 39। तो जापान का वैश्विक उदय। जापान का वैश्विक उदय मतलब कि जापान का इंटरनेशनल व्यू क्या था। तो आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास के कारण जापान विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर के सामने आया। कम समय में जापान ने तकनीक, उद्योग और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की, और इस विकास ने जापान को एक आधुनिक और प्रभावशाली राष्ट्र बना दिया, ठीक है। यानी कि जापान का वैश्विक उदय की अगर बात करें तो उसने क्या करा, बहुत कम टाइम में अपने आप को बहुत ही डेवलप कर लिया। औद्योगिक विकास की बात करें तो आर्थिक शक्ति बढ़ाने का आधार बनाई है। आधुनिक जापान तो विश्व स्तर पर प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आया। नेक्स्ट है हमारा 40। ये हमारा टॉपिक नंबर 40 है और इस पूरे लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है ये। तो आधुनिक जापान का निर्माण, इसमें है राजनीतिक सुधार, आर्थिक विकास, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक परिवर्तन ने आधुनिक जापान की नींव रखी, ठीक है। आधुनिक जापान की नींव किसने रखी, इन सभी लाइन्स के विकास ने, ठीक है। यानी कि शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, आर्थिक विकास हुआ, राजनीतिक सुधार हुए, समाज परिवर्तन हुआ, समाज में लोगों के विचार बदले, फिर जाके कहीं आधुनिक जापान की नींव रखी। और ये परिवर्तन जापान को पारंपरिक सामंती व्यवस्था से एक आधुनिक राष्ट्र में बदलने की प्रक्रिया थी। और इन सुधारों के कारण जो था, जापान ने विज्ञान, तकनीक और प्रशासन के क्षेत्रों में तेजी से बहुत प्रगति हासिल करी, ठीक है, बहुत सफल माना जाता है। उदाहरण देखिए तो मेजी पुनर्स्थापना आधुनिक जापान के निर्माण का मुख्य आधार था। औद्योगिकरण और शिक्षा की बात करें तो विकास और प्रगति के महत्वपूर्ण कारण बने। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है ये बेसिकली ख़त्म होता है। आपके सारे ही पॉइंट्स यहाँ से कवर हो गए हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आज हमने ये चीज़ें पढ़ाई करी है पूरे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा सुपर रिविज़न व्यू बना दिया, ठीक है। चेरी प्रभाव, हियान काल, बौद्ध धर्म, सामुराई, कामाकुरा, टोकुगावा, ठीक है। तो ये
को पता होना चाहिए। फिर अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ये जो 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना ये हैं, ठीक है। तो इसमें इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं इसके आंसर भी करवा पाऊँ, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप इन आंसर्स को कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं इन आंसर्स को भी करवाऊँ, एक्सप्लेन करूँ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पक्का उसके ऊपर ही आने वाली है, ओके। और बाकी ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।